जय श्री राम गाइस। मैं संत शत्रुघ्न दास अपने YouTube चैनल नोमैडिक भारतीय के एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ये लेफ़्ट और राइट विंग के विषय में है। पूरे विश्व में इस समय लेफ़्ट विंग की वामपंथी दक्षिणपंथी की पराजय हो रही है और राइट विंग की विजय हो रही है। ये होना भी चाहिए। Subscribe the channel, like, share, comment the video, push bell icon for the notification of next video। मेरे दृष्टिकोण में जैसा कि मैंने अध्ययन किया और पाया कि लेफ्ट विंग केवल एक पूरे विश्व में मुसलमानों को बढ़ावा देना और दूसरे को परास्त करना, नीचा दिखाना, खत्म करना ही इसकी एक परिभाषा हो चुकी है। और राइट विंग मतलब राष्ट्रीयवादी, जो उस राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति है उसके संरक्षण करना, उसका विस्तार करना राइट विंग का दृष्टिकोण है। मुझे तो वर्तमान में ऐसी ही परिभाषा समझ में आ रही है। हम जहाँ भी देखो लेफ्ट विंग केवल मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिस भी देश में देखो, और उस देश की जो ओरिजिन कल्चर है, अपनी कल्चर है, अपनी सभ्यता है और उस देश के जो लोग अपने हैं उनको दबाना, ये लेफ्ट विंग का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। तो ट्रंप के जीतने से और वर्तमान में आप पूरे विश्व में देखोगे तो हर जगह राइट विंग का उदय हो रहा है और राइट विंग की विजय हो रही, क्योंकि वो राष्ट्रीयता की भावना को लेके चलते हैं। तो आप देखिए, ये हमारे एक महाशय हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप जरा इनके विचार से अवगत होइए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम छाया हुआ है। ईरान को पीटने के लिए तो ट्रंप ने अपनी चप्पल 2 महीने पहले से ही भिगोकर रखी है। हिजबुल्लाह और हमास की ठुकाई करने के लिए भी ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी हरी झंडी और घर पर रखी बड़ी डंडी दोनों दे दी है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो एक हफ्ते से सपनों में ट्रंप की शक्ल देखकर अपने पजामा गीले कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद से अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक में बैठे जिहादी अपने बिलों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही लोहे की गर्म रॉड से इनकी ठुकाई शुरू हो जाएगी। इन सबको याद है कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सीरिया में ISIS का क्या हाल किया था। इन सबको पता है कि किस तरह पिछली बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को एक सरकारी आदेश जारी करके ईरान से लेकर इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा दिया था। इस्लामिक कट्टरवाद पर ट्रंप चचा क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि उनके एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर पूरी दुनिया में एक सेक्शन कांपा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। फ्रांस, जहां कुछ वक्त पहले तक राइट विंग का नाम नहीं होता था, वहां भी नेशनल रैली पार्टी की मरीन लेन फ्रांस के सबसे बड़े लीडर्स के तौर पर सामने आई है। 2022 के इलेक्शन में उनकी पार्टी 89 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई थी। जर्मनी की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बड़ी तेजी से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया में आज अगर राइट विंग पार्टियां तेजी से फैल रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए। इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में ISIS से लेकर अल-कायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में ISIS से लेकर अल-कायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही कारण है, यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उस पार्टी का साथ देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि भले मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप या इटली वाली
वाली मेलोनी भाभी। ये लीडर्स अपने अपने देशों में रूल कर रहे हैं तो ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेफ्ट लीडर्स इन पार्टियों पर नफरत फैलाने के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से इन देशों में फैलाए आतंक के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मगर इससे पहले कि हम इन कट्टरपंथियों के कुकर्मों के बारे में आपको बताते, साल 2011 की सीरिया में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। आईएसआईएस का आतंक चरम पर था। हर दिन सीरिया से हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। सीरिया की इसी हालत को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि वो सीरिया के 2 लाख रेफ्यूजीज को अपने यहां शरण देगी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लगभग सभी बड़े देश इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने के लिए रेडी हो गए थे, सिवाय एक देश के, और वो देश था पोलैंड। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर बहुत प्रेशर बनाया कि आप इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में भी शरण दे दो, मगर पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड की सरकार ने इस बारे में अपने देश में एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में 75% लोगों ने साफ कह दिया था कि उन्हें वहां का एक भी आदमी अपने देश में नहीं चाहिए। पोलैंड के इस स्टैंड पर यूरोप के कई देशों ने उसे भला बुरा कहा। यहां तक बोला गया कि पोलैंड इस्लामोफोबिक है, मगर पोलैंड को ऐसी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। जैसे ये लाखों मुस्लिम शरणार्थी एक एक करके इन यूरोपीय देशों में फैलने लगे तो धीरे धीरे लोकल लोगों को समझ में आया कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है। यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर इन मुस्लिम शरणार्थियों की शक्ल में आईएसआईएस और अलकायदा ने अपने आतंकी भी इन देशों में भेज दिए। ये आतंकी बिना किसी नेटवर्क के ही वुल्फ अटैक यानी अकेले ही टेरर अटैक करने लगे। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। अब आप ये नंबर सुनिए। 2015 में यूरोप में 17 टेरर अटैक हुए जिसमें 150 लोग मारे गए। 2016 में 13 आतंकी हमले हुए जिसमें 135 लोग मारे गए। 2017 में 33, 2018 में 24, 2019 में 21 और 2020 में यूरोप में 11 आतंकी हमले हुए। इनमें कई हमले तो इतने बड़े थे कि उसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2016 में ब्रुसेल्स में बड़ा धमाका हुआ जिसमें 32 लोग मारे गए। 2015 में जर्मनी के कोलोन में न्यू ईयर ईव पर सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। बाद में पता चला कि ऐसा करने वाले सारे एक खास सेक्शन के रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा 2017 में लंदन और मैनचेस्टर में भी इस्लामिक चरमपंथियों की तरफ से हमले किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं ओपन फायरिंग हुई, कहीं चलती ट्रेन में चाकू से लोगों पर हमला किया गया। इन सारे हमलों ने यूरोप की जनता को डर और दहशत से भर दिया। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि जिन लोगों की उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मदद करी, अपने देश में आसरा दिया, आज यही लोग उनके देश में ब्लास्ट करके उन्हें ही मार रहे हैं, उन्हीं की महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंटीमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगा। जिन शहरों में ऐसी सोच वालों की आबादी ज्यादा हुई, वहां लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। यूरोप जो अपने ओपन कल्चर के लिए जाना जाता था, वहां पर औरतों को एक खास तरह के पहनावे में देखकर लोगों को अजीब लगने लगा। लेकिन एक तरफ फ्रांस जैसा देश जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा था, यूरोप में एवरेज हर महीने में 2 धमाके हो रहे थे। मगर इन सब के बीच एक ऐसा देश था जो पूरी तरह शांत था, जहां कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, कोई नहीं मारा जा रहा था वहां पर, जहां के लोग अब भी पूरी आजादी से घूम रहे थे। पता है वो देश कौन सा था? पोलैंड। 2011 के बाद जब यूरोप के देशों में ये आतंकी हमले हो रहे थे और यूरोपीय देशों में मातम मच रहा था, तब पोलैंड यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाना नहीं भूलता था कि आखिर क्यों 2011 में उसने अपने देश में एक भी रेफ्यूजी को घुसने नहीं दिया। Poland, as I said in Parliament, and I'm trying to repeat it, Poland is the only country in the European Union without any terror attack. We haven't had any terror attacks in Poland because there is no illegal migration. That's why every single time I'm trying to say, be like Poland. Be brave. Believe in your own nation. धीरे धीरे पोलैंड की ये बात या उसका ये स्टैंड यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को समझ में आने लगा। इटली से लेकर नीदरलैंड्स तक हालात बदलने लगे। इटली की करंट पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को कट्टर राइट विंग पार्टी माना जाता है। इस पार्टी को 2012 में मेलोनी ने ही शुरू किया था। शुरू में इस पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था, मगर 2022 आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। अरब देशों से गैर कानूनी तरीके से जो रेफ्यूजीज यूरोप में घुसते थे, वो सबसे पहले इटली में ही एंटर करते थे। मेलोनी की पार्टी ने इन रेफ्यूजियों के खिलाफ तगड़ा स्टैंड लिया। इटली में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और फिर चमत्कार हो गया। सिर्फ 10-11 साल पहले बनी पार्टी की नेता मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा ही कुछ नीदरलैंड्स में भी हुआ। 2023 में हुए इलेक्शन में नीदरलैंड के मशहूर राइट विंग नेता गीर्ड वाइडर्स की फ्रीडम पार्टी को सबसे ज्यादा 46 सीटें मिली। गीर्ड वाइडर्स कई सालों से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने देश में घुसने देने के खिलाफ रहे। इन्होंने कई बार कहा है कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे देश के कल्चर को खतरा है। इन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, लेकिन नीदरलैंड के लोग इनकी बातों से पूरी तरह अग्री करते थे। इसी तरह फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी आज राइट विंग पार्टियां लगातार मजबूत हो रही हैं और इन सारे बदलाव की शुरुआत हुई
कट्टरपंथी इस्लामिक शरणार्थियों के यूरोप में आने के बाद। उसके बाद यूरोप में जो हालात हुए, उसके बाद यूरोप का हर बंदा अपनी पहचान को लेकर डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये रेफ्यूजी यूं ही बढ़ते रहे तो शायद कुछ सालों में उसके देश की पहचान ही मिट जाएगी। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं वो विद फैक्ट्स की हैं। सारे आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। मगर जब भी आप इन फैक्ट्स की बात करो तो कुछ लोग इसे समझने की बजाय वो आप पर ये खास मजहब के लिए फोबिया का शिकार होने का इल्जाम लगा देते हैं। वो इस बात पर बहस नहीं करते कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म की बात की तो भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इससे नाराज हो गए। उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मामला आज यूएन तक चला गया है। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान भी जिहादियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इन सारी घटनाओं पर खुद कुछ बोलने की बजाय अगर ट्रंप जैसा ताकतवर आदमी बोलता है तो भारत में बैठे लेफ्ट लिबरल्स के पेट में मरोड़े उठती हैं। क्यों? इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों का असली पेट दर्द ये है कि अगर सच में ऐसी घटनाओं को तूल दिया जाएगा तो इससे भारत में बैठा राइट विंग मजबूत हो जाएगा। भारत का राइट विंग कहेगा कि देखो, हम जो कहते थे आज ट्रंप भी वही कह रहा है। इन लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। अरे बांग्लादेशी छोड़िए, इनको किसी हिंदू से भी कोई हमदर्दी नहीं है। इनकी तकलीफ बस ये है कि ऐसी घटनाओं को अगर ज्यादा सामने लाया गया तो उस नेता को फायदा ना हो जाए जिससे ये नफरत कर। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज की तरह आइडियोलॉजी का भी एक मार्केट होता है, बाजार होता है। कोई भी आइडियोलॉजी बाजार में तभी अपनी जगह बना पाती है जब बाजार में उसकी डिमांड होती है। कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे के विचार बड़े तीखे लगते थे, कट्टर भी लगते थे, मगर एक पल के लिए ये सोचिए कि आखिर क्या वजह थी कि वो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता बने। वो इसलिए क्योंकि जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था, दाऊद जैसे पाकिस्तानी एजेंट्स हर जगह तबाही मचाए हुए थे। उस वक्त की जरूरत थी कि बाला साहब जैसा एक नेता सामने आए और कहे कि इन लोगों से मैं निपटूंगा। आप राइट विंग या इस जैसी किसी भी आइडियोलॉजी से सहमत असहमत हो सकते हैं, अग्री डिसएग्री हो सकते हैं, मगर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यही राइट विंग विचारधारा अगर आज पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही है तो उसके भी अपने रीजंस हैं, अपनी वजह है। क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि आज जैसे हालात हैं, एक खास तरह की कट्टर सोच जिस तरह हावी है उससे निपटने के लिए भी कोई होना चाहिए। और यही बात मैंने कुछ देर पहले कही थी। जब बाजार किसी चीज की जरूरत महसूस करता है तो आइडियोलॉजी या विचार अपने आप लोगों तक पहुंच जाता है। सिंपल। वैसे दोस्तों, राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों आज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है, इस बात को मैं इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। इसलिए अगर आप चाहें तो वीडियो दोबारा देखकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनको नहीं समझना, उन्हें तो वैसे भी इतने सालों में समझ में नहीं आया, तो मेरे 12 मिनटों की वीडियो में तो क्या ही समझ में आएगा, है कि नहीं। वो अपनी बुद्धि जिस पन्नी में डालकर लाए थे उसी पन्नी में पड़े पड़े उनके लोटे के साथ वो बुद्धि हरिद्वार चली जाएगी एक दिन। उनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको इस वीडियो में कई बातें अगर सही लगी हो तो प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिएगा। आपकी जो भी ओपिनियन हो, जो भी राय हो इस मामले में, उसे कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ अपनी बात पूरी कह दी। आप समझ ही गए, इन्होंने भारत की भी बात उठाया। और तो भारत में कांग्रेस लेफ्ट विंग है भाई। कांग्रेस हमेशा शुरू से ही। जय श्री राम। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो यदि देखना चाहते हैं, मेरे सभी वीडियो, तो सभी वीडियो अपने अपने क्षेत्र के नाम के प्लेलिस्ट में पड़े हैं। मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखा है। तो इसके लिए आप पहले मेरे चैनल पे जाएं और वहां आपको ऑप्शनल दिखेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट ओपन करें। प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि यदि आप जैसे रामेश्वरम है तो रामेश्वरम के सभी वीडियो चाहे जब मैंने बनाए हों वो रामेश्वरम प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। जैसे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, हम्पी, किष्किंधा, राजस्थान, हरिद्वार, कुंभ इत्यादि। तो इस तरह मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उस क्षेत्र का ही जो जितने मेरे वीडियो हैं वो सभी खुल जाएंगे और आप आराम से देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हिंदू का वोट लेके कांग्रेस जीतती रही क्योंकि अधिकांश तो यहाँ हिंदू हैं। कांग्रेस ने ही मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनवाया, बाद में बांग्लादेश बना। वो भी जब मुस्लिम राष्ट्र बनने लगा तो इंदिरा गांधी को विरोध करना चाहिए कि नहीं, लोकतांत्रिक देश बनाओ, लेकिन नहीं। और धीरे धीरे कांग्रेस भारत में भी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ की सनातन संस्कृति, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इनके ऊपर मुसलमानों का और मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा आक्रमण हमेशा होता रहा है। और जब जब कांग्रेस रही है तब तक आतंकवादी घटना
की बाढ़ आ जाती। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, पुश बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। परंतु कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस तो यहाँ तक नहीं किया कि जो रक्षात्मक हमारी सेना है उसको आधुनिक हथियारों से कभी लैस नहीं किया। तो आप देखिए कि कांग्रेस धीरे धीरे देश को कमज़ोर करती रही और मुसलमानों को छूट दिए रही। उनका आतंकवादी ग्रुप दूसरे वर्ग पे आक्रमण करता रहा, कब्जा करता रहा और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने तो जनसंख्या पे रोक लगा दी थी, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या पे नहीं रोक लगाई। वही आज कारण है कि मुस्लिम जनसंख्या आगे बढ़ती जा रही है और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध की जनसंख्या उस गति से नहीं बढ़ रही है। यही इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में अब स्वयं वहाँ के मौलिक ईसाई जो है अल्पमत में आ रहे हैं। मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा के, उनका तो सिद्धांत है भाई कि जनसंख्या बढ़ाओ और देश पे कब्जा करो। तो जय श्री राम मेरे गाइस, आप इस बात को समझेंगे और ये लेफ्ट विंग जो है देश का नुकसान ही करती है, राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति का नुकसान ही कर रही, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे जहाँ हो। लेफ्ट विंग का एक ही कारण है, मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देना, मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा देना। तो लेफ्ट विंग से बचिए। और भारत में कांग्रेस ही नहीं है, और भी कई पार्टियां हैं लेफ्ट विंग, उनसे आप बचिए। और योगी ने बोला है बटोगे तो कटोगे, तो बटने से बचिए, क्योंकि लेफ्ट विंग आपको भारत में बांट रहा है, बांट के आपको कमज़ोर कर रहा है। जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे आपको बांट रहा है। जबकि एक शासक का कर्तव्य होता है देश को सशक्त, यूनाइट, एकता, देश में एकता हो और शिक्षित, प्रबुद्ध और समृद्ध रखना। लेकिन ऐसा लेफ्ट विंग नहीं कर रहा है। तो आप तो खुद समझदार हैं, आगे आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।